नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्टडी पावर आईएएस के ऑनलाइन क्लासेज में मैं के कौशल आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत हमने पिछले क्लास में महाजनपद काल से संदर्भित चीज़ें देखी थी। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए और महाजनपद काल का ही एक महाजनपद हुआ करता था मगध, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ हम इस क्लास में ये देखेंगे कि कैसे मगध महाजनपद जो है वो कैसे मगध साम्राज्य में परिवर्तित होता है। तो इस क्लास को शुरू करने के पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पे तो वैसे बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। आप किसी वीडियोज़ की तुलना इस क्लास के किसी वीडियो से कर लें, उसके बाद आप खुद ही निर्णय ले पाएंगे। तो इस मतलब जो भी हमारे द्वारा क्लास कराई जा रही है हिस्ट्री की, उसमें ये ऐसी कोशिश होती है कि किसी भी स्तर पे आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हो और जो भी यहाँ पे क्लास कराई जा रही है उससे संदर्भित कोई भी क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं वो मैं जहाँ तक मानता हूँ और ये आप भी देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चंस आपसे मिस नहीं हो पाएंगे, सारे क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री में बन जाएंगे। तो ये चीज़ें मैं यही बोलना चाह रहा था। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए सीधे अपने विषय वस्तु की तरफ चलते हैं। तो आपने जहाँ तक देखा कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो उसमें एक महाजनपद मगध था। तो अब इससे संदर्भित हम कुछ मूलभूत चीज़ों को देख लेते हैं। तो हुआ ऐसा कि जो 16 महाजनपद थे उसमें कुछ शक्तिशाली भी महाजनपद थे, कुछ बड़े थे और कुछ छोटे भी महाजनपद हुआ करते थे। तो इन सबों में एक होड़ सी लग गई और वो होड़ इस रूप में लगी, ये अपने साम्राज्यवादी विस्तार की नीतियों से संदर्भित होड़ इनमें लगी। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली साबित करने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे देखने को मिलती हैं आपको। तो इससे संदर्भित बहुत सारे युद्ध का भी आप यहाँ पे देखेंगे, बहुत सारे युद्ध भी यहाँ पे हो रहे हैं और उसके पीछे बस एक ही मंतव्य है कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए और सभी साम्राज्य पे अपनी सर्वोपरिता हासिल की जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए हुआ क्या कि मुख्यतः चार ऐसे बहुत प्रतिस्पर्धा तो चल ही रही थी, लेकिन मुख्यतः चार शक्तिशाली महाजनपद हुआ करते थे। एक तो स्वयं मगध था, दूसरा वैशाली, तीसरा अवंती और चौथा काशी। तो अब हुआ क्या कि सभी में जो प्रतिस्पर्धा चल रही थी तो इसमें अंतोगत्वा यही हुआ कि मगध जो है सब में विजयी हुआ और इसने ही अपनी एक मतलब साम्राज्य का विस्तार किया, सब पे मतलब सब पे जो है अपनी अधीनता जो है उसने लागू कर दी। तो अब यहाँ पे कुछ कारण रहे मगध के उत्कर्ष का। तो कुछ कारण ये रहे, जैसे राजनीतिक स्तर पे हम देखते हैं तो एक तो सबसे बड़ी कारण ये आती है कि शासकों के बारे में। ठीक है, तो जो यहाँ के शासक रहे मगध साम्राज्य के, तो जो शासक रहे वो तो एक तो काफ़ी शक्तिशाली शासक रहे, रणनीतियों में भी इनका कोई जवाब नहीं था। तो शक्तिशाली शासक और व्यक्तिगत रूप से भी आपको पता है दोस्तों कि जो व्यक्तिगत रूप से जो भी शासक रहते हैं, जो महान शासक बने हुए हैं, उन्होंने अपने रणनीतियों से, अपने सूझबूझ से और अपने युद्ध कला से, अपने मतलब हर एक स्तर पे उन्होंने काफ़ी प्रभावित किया उस युग को और वो जो है मतलब इतिहास में अमर हो गए। वही हम पढ़ते हैं, बहुत बड़े बड़े जो शासक हुए, चाहे आप अशोक को देख लें या अकबर को देख लें, कृष्णदेव राय को देख लें, या आप मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी बड़े बड़े शासक बने वो मतलब उनका अपना व्यक्तित्व ही था जिसके चलते जो है वो मतलब इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध हुए और उसी को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ भी जो शासक हुए, चाहे आप बिंबिसार को ले लें, अजातशत्रु को ले लें, तो ये सारे जो शासक हुए मतलब शिशुनाग वंश में जो मतलब शिशुनाग है, कालाशोक को देखते हैं, या नंद वंश में महापद्म नंद को देखते हैं। तो ये सारे जो शासक रहे वो काफ़ी महत्वाकांक्षी शासक रहे और इनकी जो नीतियाँ वो काफ़ी दूरगामी मतलब साबित हुई और ये जो है काफ़ी अपने हर एक स्तर पे काफ़ी सफल भी रहे।
तो अब एक तो शासक के स्तर पे हमने देखा, दूसरा स्तर ये था कि आर्थिक स्थिति। अब देखिए मगध की जो अवस्थिति आप देखेंगे तो यहाँ नदियों का एक तरह से जाल है, और नदियों के जाल से क्या तात्पर्य परे हुआ, तो नदियों के जाल से तात्पर्य ये है कि जो वहाँ मिट्टी है वो काफ़ी फर्टाइल है। आज भी आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ की मिट्टियाँ काफ़ी फर्टाइल आपको लैंड वहाँ पे मिलेगा, और वो इसलिए कि जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र वो है। तो नदियाँ प्रतिवर्ष जो बाढ़ के द्वारा वहाँ पे जो मिट्टी नई लाती हैं वो जलोढ़ मिट्टी, और जल आपको पता है कि जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपजाऊ भी हुआ करती है। तो एक तो खैर ये कारण रहा कि कृषि अधिशेष की वहाँ पे, चूँकि आपको पता है कि यहाँ पे कृषि महत्वपूर्ण पेशा हो गई थी, तो कृषि अधिशेष वहाँ पे मिल रहा है। राजा जो है आर्थिक स्थिति जो है मतलब जनता की तो अच्छी हुई ही, राजा की आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हुई, और यही कारण था कि राजा जो है स्थायी सेना रख पाया और प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ रह पाई, क्योंकि किसी भी शासक का मतलब इसी पे टिका रहता है उसका वजूद, कि उसके पास में कितने संसाधन है आर्थिक, और उसकी जो है सेना कैसी है, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई। तो आर्थिक व्यवस्था के रूप में भी हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, लोहा का, चूँकि यहाँ पे आप जानते हैं छोटा नागपुर पठार जो झारखंड का जो हिस्सा है, वहाँ से क्या है कि लोहा की ज़्यादा प्राप्ति हो रही थी। तो ये कर क्या रहे थे कि लोहा से अस्त्र शस्त्र बनाए ही जाते थे, और उसके बाद में फिर यहाँ पे देखेंगे हम तो मतलब जो रथ बनाए जाते थे उससे संदर्भित उसमें लोहा का उपयोग किया जाता था, और उसमें जो है मतलब जो खेतियों से संदर्भित जो चीज़ें हो रही थी उसमें भी लोहा का उपयोग किया जा रहा था। उसके बाद में यहाँ देखेंगे तो बहुत जंगल हुआ करते थे, तो जंगलों को साफ करने के लिए भी लोहा का उपयोग किया जाता था, और यहाँ पे जंगल में हाथी हुआ करते थे। तो यही शासक वर्ग ने हाथी का उपयोग किया है युद्ध में। तो मतलब जो विरोधी सेनाएं थी वो ऐसे ही मतलब उनमें भय व्याप्त हो जाता था, क्योंकि इनकी सेनाएं एक तो बड़ी सेना थी, दूसरी चीज़ यह है कि हर एक स्तर पे ये इन्होंने प्रयोग भी किए। जैसे आप देखेंगे महाशिला कंटक, रथ मुशल, ये सारी चीज़ें जो है नई नई प्रविधि इन्होंने युद्ध की यहाँ पे मतलब तकनीक अपना रखे थे। तो युद्ध में नए नए तकनीक का प्रयोग किया इन्होंने, हाथियों का प्रयोग किया इन्होंने। तो ये सारे जो है ये इसकी विशेषताएं थी यहाँ की। तो अब जंगल से संदर्भित भी आपने कंसेप्ट को समझ ही लिया कि उसमें जो है हाथियाँ और यहाँ की थी, तो वो जो है युद्ध में इस्तेमाल किए जाते थे। अब चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि एक और भौगोलिक कारण भी जिम्मेवार रहा। और भौगोलिक कारण क्या है, तो शुरुआत में मगध की राजधानी आपको पता है कि राजगृह रही है, और राजगृह जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र रहा है। तो किसी भी साम्राज्य के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, उसके आम जनता की सुरक्षा और शासक की खुद की सुरक्षा। तो ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से राजगृह काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण उसकी अवस्थिति है। फिर आप देखते हैं कि बाद में ये जो है परिवर्तित उदयन के द्वारा जब होता है पाटलिपुत्र में राजधानी परिवर्तित किया जाता है, तो ये चीज़ें भी हम देखेंगे कि पाटलिपुत्र गंगा और सोन के नदियों पे बसा हुआ मतलब नगर है, और वहाँ से आप देखेंगे तो उसकी अवस्थिति ऐसी है, जैसे मान लीजिए गंगा नदी है तो एक बगल से गंडक मिल रही है, इससे एक बगल से जो है यहाँ से सोन मिल रही है। तो ये क्या है कि यहाँ पे जो है मतलब जो पाटलिपुत्र है वो नदियों से ही घिरा हुआ है। ठीक है, तो अब जो विरोधी सेनाएं हैं वो अगर मान ले पार कर रही हैं नदी तो सीधे सीधे दिख जाती थी। तो ये किया करते थे कि वही बड़े बड़े महाशिला कंटक से उनके सारे नाव को ही डुबा दिया करते थे। तो सुरक्षित मतलब सुरक्षा के कारणों से पाटलिपुत्र भी उसकी भी अवस्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। तो ये भी एक कारण रहा है मगध के उत्कर्ष में। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले ये आप जानें, ये भी क्वेश्चंस बनता है कि मगध हमारा सबसे पहले मगध की चर्चा जो आई है वो अथर्ववेद में आई है। ठीक है, मगध की चर्चा कहाँ आई है दोस्तों, सबसे पहले अथर्ववेद में आई है चर्चा। चलिए पहला क्वेश्चन यही आप देख लें कि मगध की चर्चा अथर्ववेद में सबसे पहले हमें मगध की चर्चा मिलती है। ठीक है, अब अथर्ववेद में ये तो पहला हो गया क्वेश्चन। अब मगध राज्य की स्थापना की बात की जाए
तो मगध राज्य की स्थापना ऐसा पुराणों में वर्णित है कि बृहद्रथ ने किया था। ठीक है, किसने किया था? बृहद्रथ ने। ठीक है, इसीलिए इसको बृहद्रथ वंश भी मतलब ये माना जाता है कि पहला जो वंश था ये बृहद्रथ ही वंश था। और ये बृहद्रथ कौन था? तो ये वसु के पुत्र थे। बृहद्रथ जो थे वो कौन थे? वसु के पुत्र थे। देख लेते हैं, ये थे वसु के पुत्र थे ये, और जरासंध के ये पिता थे। ठीक है, ये बृहद्रथ जो थे वसु के पुत्र थे और जरासंध के ये पिता थे। ठीक है, हालांकि इसमें हम आगे देखेंगे तो और भी नामों की चर्चा मिलती है, लेकिन दोस्तों अब इसकी चूँकि अहमियत इसलिए उतनी नहीं दी जाती है क्योंकि ये जो है ऐतिहासिक रूप से ये प्रूवन नहीं है। तो अब ऐतिहासिक रूप से हम देखेंगे तो हर्यंक वंश ही, हम इतिहास को जब उठाएंगे, वैसे पुराणों में महाकाव्यों में तो ये सारी चीज़ें वर्णित है ही, लेकिन हम ऐतिहासिकता की बात करें तो हर्यंक वंश से मगध साम्राज्य का इतिहास शुरू होता है। ठीक है, तो अब चलिए जो हम इतिहास में जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं हम वही देखते हैं। फिर भी इसकी चर्चा हमने ऐसे कर दी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से बनते नहीं हैं, यही पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि मतलब पुराणों के अनुसार कौन सा वंश, अगर मान लें बृहद्रथ वंश पहले आए मतलब उसमें ऑप्शन में है तो आप उसको टिक करेंगे, या पुराण के अनुसार अगर पूछ रहे हैं तो उसमें ये टिक किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐतिहासिक स्तर पे हम देखते हैं तो पहला जो वंश है वो है हमारा कौन? यही है हमारा हर्यंक वंश। ठीक है, अब देखिए ऐसा माना मतलब पुराणों में ये वर्णित है कि जो मतलब मगध का जो साम्राज्य था, मतलब मगध का जो राज्य था वो मतलब पुराणों में इसका प्रथम शासक जो है शेषुनाग को बताया गया है। ये पुराणों के अनुसार है कि प्रथम शासक कौन है? तो शेषुनाग। ये भी क्वेश्चंस बन जाता है कि पुराण के अनुसार प्रथम शासक इसके शेषुनाग को माना जाता है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे बौद्ध साहित्य में जो भी बौद्ध ग्रंथ मिले हैं उसमें प्रथम शासक उसके बिंबिसार को माना जाता है, और बिंबिसार को ही इसका स्थापनाकर्ता भी माना जाता है। ठीक है, मतलब यही संस्थापक भी हरिवंश वंश का माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब महावंश मतलब बौद्ध ग्रंथ में बिंबिसार को भट्टिये का पुत्र बताया गया है। मतलब भट्टिये का पुत्र बताया गया बिंबिसार को। ये कहाँ बताया गया है? महावंश में। और अश्वघोष की एक रचना है बुद्ध चरित। ठीक है, इसमें बिंबिसार को हर्यंक कुल का बताया गया है। ठीक है, तो ये भी कभी क्वेश्चंस बन सकता है, इसलिए इसको मैंने मेंशन किया है। तो चलिए अब देख लेते हैं। और जहाँ तक रही इसके राजगृह, तो इसकी क्या है? कैपिटल ही है, राजधानी है। तो राजगृह की स्थापना करने का श्रेय जो है इसी बिंबिसार को जाता है। राजगृह की स्थापना किसने की? तो बिंबिसार ने की। चलिए, अब बिंबिसार को श्रोणीय भी नाम दिया जाता है, मतलब ये भी नाम मिलेगा आपको बिंबिसार के लिए, श्रोणीय। और जैन ग्रंथों में श्रेणिक नाम भी मिलता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए, अब बिंबिसार ने क्या किया कि इसने एक नई नीति का पालन करना शुरू किया। और नई नीति से संदर्भित ये कि साम्राज्य विस्तार के लिए इसने एक बहुत ही मतलब अनोखी नीति निकाली, और वो वैवाहिक संबंधों के आधार पे इसने क्या किया कि साम्राज्य के विस्तार करने की नीति अपनाई। तो इसमें क्या हुआ कि इसने बहुत सारे विवाह किए, और वो देखता था ऐसा कि मतलब जैसे किसी का भाई नहीं है, अगर जैसे मान लें किसी शासक की कोई एक ही पुत्री है, उस पे ये ज़्यादा मतलब वो वहीं पे ज़्यादा ये जो है ध्यान देता था, और ताकि उसके भी राज्य जो है हमें शामिल हो जाए। तो ये नीति भी रही है बिंबिसार की। तो हम देखेंगे तो इसने 3 शादियाँ मुख्य, ऐसे और भी शादियाँ की, लेकिन 3 इसकी मुख्य शादियाँ, मतलब 3 जो है विवाह इसके मुख्य हुए। एक तो लिच्छवी जो गणराज्य हुआ करता था, जो कि मतलब 8 राज्यों का कुल मतलब संघ था। तो लिच्छवी के चेटक की पुत्री, मतलब उसके शासक थे चेटक, उसकी पुत्री थी चेलन्ना। उसी को छलना भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा। तो छलना जो है उससे शादी पहले मतलब इसने किया बिंबिसार ने, और उसी से अजातशत्रु का जन्म होता है। जो अगला शासक हम देखेंगे तो ये चेलन्ना से ही उस मतलब का पुत्र होता है,
कौन? अजातशत्रु। अब दूसरा है कौशल नरेश पर सेनजीत की बहन थी महाकोशला, ठीक है, उससे भी इसने विवाह किए। और तीसरा मद्र की राजकुमारी क्षेमा से इसने विवाह किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं कि कहाँ से, मतलब कौन है। जैसे मद्र की, ये तो ज़्यादा क्वेश्चंस बनता है। मद्र की राजकुमारी थी क्षेमा, तो उससे भी इसने विवाह किए। तो दोस्तों ऐसा है कि जब कौशल, अब इसमें सबसे ज़्यादा फायदा इसको कहाँ से मिला, तो यही कौशल से, मतलब जब प्रसेनजीत की बहन से शादी किया महाकोशला से, तो इसे काशी दहेज में प्राप्त हुआ। और काशी, अब चूंकि आपको पता है कि 5वीं शताब्दी से ही हमें मुद्रा का प्रचलन देखने को मिलता है। जो आहत पंचमार्ड मुद्रा जो हमने पिछले क्लास में देखी थी, तो जो आहत मुद्रा यहाँ पे दिखते हैं वो मुख्यतः चांदी के बनाए जाते थे, और ऐसे तांबे के भी बनाए जाते थे, लेकिन मुख्यतः चांदी के। और पंचमार्ग इसीलिए बोलते हैं कि उस पर जो मतलब ठप्पा मार के आकृति बनाई जाती थी वो पशु पक्षी से संदर्भित हुआ करती थी। चंद्र, अर्धचंद्राकार आकृति वहाँ पे बनाई जाती थी, इसलिए उसको पंचमार्ग मुद्रा बोला गया। तो मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ से जो है हमें सिक्के की प्राप्ति होती है। और ऐसा माना जाता है, उस समय वर्णित भी है कि काशी जो क्षेत्र इसको मिला दहेज में, वहाँ से 1 लाख सालाना सिक्कों की मतलब आय प्राप्त होती थी। वहाँ से राजस्व की प्राप्ति जो है 1 लाख सालाना थी वहाँ पे। तो ये काफ़ी फायदेमंद रहा आर्थिक रूप से भी, और आपको देखेंगे तो साम्राज्यवादी विस्तार के नीति के रूप में भी काशी का क्षेत्र भी प्राप्त हो गया, ठीक है। जो आज हम वाराणसी का क्षेत्र देखते हैं, तो वो चीज़ें जो है इसको मिल गई किसमें? दहेज में, ठीक है। इसके बाद में फिर अब देखेंगे तो लिच्छवी से भी मतलब समर्थन प्राप्त हो गया, मतलब उससे दुश्मन जो प्रतिद्वंद्विता थी वो भी कुछ दिन के लिए शांत हो गई। उसके बाद में फिर मद्र के यहाँ से भी इसको मतलब क्या मिलता है, तो वहाँ से भी समर्थन मिलता है। अब चलिए, अब इसने अंग के शासक एक ब्रह्मदत्त, जो हमने पढ़ा था कि काफ़ी फेमस शासक हुआ करता था अंग का, और अंग की राजधानी हुआ करती थी चंपा, ठीक है। तो इसने इसको ब्रह्मदत्त को हरा के और अंग को क्या किया इसने कि अपने राज्य में मिला लिया, मतलब मगध राज्य में इसने मिला लिया। उसके बाद में यहीं पे अजात शत्रु को अंग का ही ये क्या करता है कि उप राजा माने उप शासक वहाँ पे ये बना देता है। अजात शत्रु कौन है? तो बिंबिसार का पुत्र है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चंस बनता है कि वहाँ उप राजा कौन बनाया गया? तो अजात शत्रु को बनाया गया। चलिए अब देखिए, अब इसने क्या किया कि कुछ और भी नीतियाँ इसने मतलब बनाई। जैसे कि जीवक को भेजा उसने, चंड प्रदूत को पांडु रोग हो गया था। और ये चंड प्रदूत कर्ण कौन है? तो यही अवंती के शासक हुआ करते थे, काफ़ी फेमस थे, शक्तिशाली भी थे। तो ये जो है अवंती के शासक चंड प्रदूत को जब पांडु रोग हो जाता है तो उसकी सेवा में भेजते हैं, और वो चंड प्रदूत जो हैं जीवक के सहायता से वो मतलब ठीक हो जाते हैं। तो उनका भी समर्थन इसे मिल गया, ठीक है। आप बहुत सारे क्लास में ये देखेंगे कि मतलब इसने अवंती को ही मिला लिया अपने राज्य में, यहीं पे बिंबिसार नहीं। ये सब गलत चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो मतलब इसके समर्थन को प्राप्त किया गया, ठीक है। अब देखिए, बौद्ध धर्म का अनुयायी, मतलब ये था ही, बौद्ध धर्म का अनुयायी था बिंबिसार। उसके बाद में इसी ने क्या किया कि मतलब बेलूवन विहार बना के और बुद्ध को दान में दिए थे। बेलूवन विहार जो है ये बिंबिसार ने ही बना के और बुद्ध को दान में दिए थे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस बनता है। और इसने सबसे पहले वैशाली पे आक्रमण करने की नीति अपनाई। इसी ने क्या किया कि पहले बार वैशाली पे आक्रमण किया, हालांकि वो असफल रहा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट शासक, वो है अजात शत्रु, ठीक है। अब इसका एक नाम कुनिक भी है। इसका जो कार्यकाल रहा है वो 492 से 460 BC तक, ईसा पूर्व तक रहा है। और इसका कार्यकाल आपने देखा ही 544 से 492 बिंबिसार का शासनकाल रहा है। और देखिए दोस्तों, एक चीज़ और यहाँ पे देखें तो इसी को पितृहंता वंश भी बोलते हैं। पितृहंता वंश इसको बोलते हैं। अब ये क्यों बोलते हैं, तो ये चीज़ें अब आएंगी। तो अजात शत्रु ने क्या किया कि अब इसने देखा अजात शत्रु का भी बहुत ज़्यादा मतलब उम्र हो गया था, और बिंबिसार अपनी गद्दी को छोड़ने के पक्ष में था ही नहीं। और ऐसा माना जाता है कि इसको भी किसी से प्रेम हो गया था, अजात शत्रु को भी, तो वहाँ का भी प्रभाव रहा।
जो भी हो, बस इसने क्या किया कि गद्दी प्राप्त करने के लिए बिंबिसार की हत्या कर दी। ठीक है, अब आगे चल के उदयन ने भी इसकी हत्या कर दी, ये अलग बात है, ये हम देखेंगे आगे। लेकिन अजातशत्रु ने गद्दी की चाहत में क्या किया कि अपने पिता की हत्या कर दी। इसीलिए आप देखेंगे कि पितृहंता वंश भी आपको बहुत जगह इसके बारे मतलब मगध मतलब साम्राज्य के बारे में पितृहंता वंश का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब इसका कार्यकाल देखते हैं, तो 492 से 460 BC है। अब ये देखिए, इसी को कुनिक के नाम से जानते हैं, मतलब कुनिक भी अजातशत्रु का दूसरा नाम कुनिक भी आता है। अब इसने क्या किया कि अब हत्या कर दिया था, अब ये भी कहानी समझ लीजिए आप कि मतलब अपने पिता की हत्या कर दिया था, और प्रसेनजित की बहन थी महाकोशला, तो प्रसेनजित क्या हुआ कि रुष्ट हो गया, तो उसने क्या किया कि इस पे युद्ध करने के लिए वो किया, लेकिन युद्ध में विजयी हो गया अजातशत्रु ही, क्योंकि इसने क्या किए कि नए नए जो मतलब नीतियाँ इसने अपनाई थी मतलब युद्ध के लिए, और उस ये जो है रथ मुशल और ये मतलब बहुत सारे प्रविधियों का मतलब इसने ईजाद किया था, और युद्ध में ये उपयोग भी किया करता था। ठीक है, तो महाशिला कंटक, रथ मुशल, ये सारे मतलब अस्त्र शस्त्र जो है वहाँ पे उपयोग किया करता था। तो अंतोगत्वा यही हुआ कि प्रसेनजित हार गए। तो उसके बाद में प्रसेनजित जब हार गए तो एक संधि होती है, और प्रसेनजित अपनी पुत्री की शादी मतलब वाजीरा जिसका नाम होता है वो अजातशत्रु से कर देते हैं। ठीक है, तो ये करता क्या है कि यही अजातशत्रु इनका मतलब काशी जो क्षेत्र है वो पूरे तरीके से, पहले तो दहेज में था, अब ये पूरे तरीके से अपने राज्य में मिला लेता है। तो अब काशी का क्षेत्र मिल गया है। अब देखिए, अब बारी आई वैशाली की। वैशाली से भी इसका मतलब अनबन चल ही रहा होता है। तो इसने क्या किया कि इसमें साम दाम दंड भेद सारी नीतियाँ भी इसने अपनाई हैं वैशाली के अंतर्गत। ठीक है, तो वैशाली को जीतने के लिए इसने सभी नीति को अपनाया, और उसने क्या किया कि चूँकि ये 8 राज्यों का संघ हुआ करता था, आपने पिछले क्लास में पढ़ा ही 8 राज्यों के बारे में, तो और इसकी जो सम्मिलित राजधानी हुआ करती थी वो वैशाली हुआ करती थी। तो इसने क्या किए कि अपने 2 मतलब जो इसके मंत्री हुआ करते थे, सुनिध और वर्षकार। ठीक है, सुनिध और वर्षकार को मतलब अपने अपने गुप्तचर के द्वारा वहाँ पे भेजा, और उन राज्यों में फूट डलवा दिया, और उसके सारी रणनीतियों को की जानकारी इन लोगों के थ्रू अजातशत्रु को हो जाती है। उसके बाद में क्या करता है अजातशत्रु की वैशाली पे चढ़ाई कर देता है, मतलब आक्रमण के लिए जो है उस समय सारी परिस्थितियाँ बन ही गई थी, तो आक्रमण करता है, और वैशाली को के हर एक मतलब स्तर पे उसको तोड़ के और उसे विजित कर लेता है। उसी समय ये देखते हैं कि राजगृह में, मतलब राजगृह जो मगध की राजधानी हुआ करती थी उस समय, बुध वहाँ थे, तो ये भी क्वेश्चंस बनता है, तो ये चीज़ है। ठीक, अब देखिए, ये इसकी चर्चा जो राजगृह में उस समय बुध थे, महापरिनिर्वाण सूत्र में इसकी चर्चा हमें देखने को मिलती है। अब इसी से संदर्भित हम देखते हैं कि भरहुत स्तूप की वेदिका पर अजातशत्रु को ही बुध की वंदना करते हुए दिखाया गया है। मतलब ये जो है बौद्ध धर्म का समर्थक था, ऐसे जैन ग्रंथ मानते हैं कि जैन धर्म का भी समर्थक था, लेकिन आप जो साक्ष्य मिले हैं वो बौद्ध धर्म से ही संदर्भित मिले हैं, तो बौद्ध धर्म का ही इसको बताया जाता है। ठीक है, अब इसी के समय में आपको पता है कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, जो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, वो इसी के समय में हुई थी, 483 BC में हुई थी, मतलब बुद्ध के मृत्यु के समय ही। और बुद्ध जो है इसी से संदर्भित रहे हैं अजातशत्रु, हालांकि बिंबिसार का भी काल उन्होंने देखा है, लेकिन अजातशत्रु के समय में बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है, यानी बुद्ध की मृत्यु होती है। तो ये जो है प्रथम बौद्ध संगीति का, और यहाँ महाकश्यप अध्यक्ष होता है, ये आयोजन करवाता है यही अजातशत्रु, ये राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। तो ये भी क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, अब चलिए, अब जहाँ तक बात रही इसकी मतलब इसके उत्तराधिकारी के, तो पुराणों में वही वर्णित है कि दर्शक उसका उत्तराधिकारी था अजातशत्रु का। ठीक है, लेकिन बौद्ध ग्रंथ में ये वर्णित है कि उदयन इसका उत्तराधिकारी था, और ये बात भी सही है, उदयन ही था, क्योंकि उदयन की ही चर्चा हमें देखने को मिलती है। तो उदयन ने क्या किया कि उदयन ने भी अजातशत्रु की हत्या कर दी, और परिस्थितियाँ भी वही थी, और ये क्या थी कि राजगद्दी की चाहत। तो उदयन ने भी
अजातशत्रु की हत्या कर दी, मतलब ये जो है, और इसीलिए पितृहंता वंश हमने बताया ही पहले कि इसीलिए ये यूज किया जाता है वर्ड। तो अजात मतलब उदयन ने, इसी को उदयभद्र भी बोलते हैं। इसका कालखंड जो है वो 460 से लेके और 444 बीसी तक होता है उदयन का। इसका महत्वपूर्ण मतलब यही क्वेश्चंस इससे बनते हैं कि इसने पाटलिपुत्र नगर की पहले तो स्थापना की, इसी को कुसुमपुर भी बोला गया है उस समय के साहित्यों में। तो पाटलिपुत्र की स्थापना की और यहीं पे राजधानी इसने परिवर्तित की, मतलब राजगिरी से पाटलिपुत्र राजधानी उदयन लेके आया। तो देखिए यही जो है गंगा और सोन नदी के तट पे जो हमने अभी बताया ही था। अब चलिए दोस्तों, अब इसमें क्या हुआ कि 3 इसके पुत्र हुए, मुंडक, अनिरुद्ध और नागदशक, ठीक है। जिसमें कि नागदशक जो है वही शासक, मतलब तीनों बारी बारी से शासन करते हैं, बाद में नागदशक का शासन कहलाता है। तो जनता क्या है कि इनके शासन से बहुत ज़्यादा उब चुकी थी, और चूँकि ये पितृहंता का इन पे मतलब धब्बा भी लग चुका था, तो और शासन भी इनका बहुत बेहतर था नहीं, तो जनता जो है कर के अधिभार भी जनता पे ज़्यादा थे, तो जनता जो उब चुकी थी, और जनता ने क्या किया कि इसी को नागदशक को हटा के और एक मतलब सभा बुलाती है, नागरिक सभा का नाम दिया जाता है, और उसी में शेषुनाग मतलब शिशुनाग जो होता है उसको, वो उस समय बनारस का गवर्नर होता है, मगध साम्राज्य की तरफ से बनारस का गवर्नर होता है, ये भी क्वेश्चंस बनता है। तो बनारस का गवर्नर उस समय शिशुनाग था, उसे बुलाया जाता है और वही काफ़ी योग्य होता है। उसी को जो है मतलब नागरिक सभा जो है चुनाव करती है और उसको शासक बनाया जाता है, ठीक है। तो पहला ऐसा उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है मतलब मगध साम्राज्य में, जो कि मतलब जिसमें कि जनता की भूमिका होती है, और ये चुनाव के द्वारा ये शिशुनाग शासक बनता है, और यही शिशुनाग अपने ही नाम पे शिशुनाग वंश इसको बोला जाता है, ठीक है। तो अब देखिए इसका कालखंड 412 से 344 बीसी है, पहले तो ये देख लें। और ये जो है बनारस का गवर्नर था, ये तो हमने बताया ही। अब देखिए यहीं पे आता है अवंती की बात, जो चंड प्रदोत उसके शासक हुआ करते थे, इसी को मगध साम्राज्य में शिशुनाग ने मिलाया है, ठीक है। शिशुनाग ने अवंती को क्या किया, जीत के और मतलब मगध साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद में इसका शासक जब जीता था, मतलब जब शिशुनाग ने अवंती को जीता, तो उसका शासक उस समय था अवंती वर्धन, उसका शासक था, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस बना हुआ है। तो अवंती वर्धन शासक था, इसी को हरा के और उसके बाद में शिशुनाग जो है अवंती को अपने राज्य में मिला लेता है। और इसने क्या किया कि अब पाटलिपुत्र चूँकि राजधानी थी उदयन के द्वारा, तो पाटलिपुत्र चल रही थी, इसने वैशाली को राजधानी बना दिया, ठीक है। वैशाली भी चूँकि विजित कर लिया गया था, आपने देखा अजातशत्रु के समय, तो इसने क्या किया कि वैशाली को राजधानी बनाए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार आया है। उसके बाद में आता है कालखंड कालाशोक, इसका पुत्र कालाशोक, उसी को काकवर्ण बोलते थे, ठीक है। तो बहुत काला था इसलिए इसको काकवर्ण बोलते थे। तो ये 394 से 366 बीसी इसका कालखंड रहा है। और इससे संदर्भित एक क्वेश्चन बनता है कि फिर से पुनः पाटलिपुत्र राजधानी कौन लेके गया, तो यही कालाशोक लेके गया। पाटलिपुत्र मतलब वैशाली से फिर पाटलिपुत्र लेके गया। और ये जो है फिर एंशिएंट काल में देखेंगे हम कि मौर्य वंश से आप जाएंगे तो उसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र ही रहती है। तो पाटलिपुत्र उसके बाद में बराबर के लिए यह राजधानी हो गई। फिर बाद में चल के अब आप आएंगे जब कौनौज वगैरह की बात वो पढ़ेंगे, और मतलब जो उत्तर वैदिक में, तो वो सारी चीज़ें उत्तर गुप्त मतलब गुप्तोत्तर काल में तो वो तब बदलती हैं, लेकिन बहुत समय तक फिर पाटलिपुत्र ही राजधानी रहती है, ठीक है। इसके समय में कालाशोक के ही समय में द्वितीय बौद्ध संगीति की मतलब होती है, जो वैशाली में होती है, ठीक है, जिसमें कि इसके अध्यक्ष शुभकामी होते हैं। तो इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति होती है, ठीक है दोस्तों। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अब हम देखते हैं नंद वंश की बात करते हैं। तो नंद वंश का पहले तो कालखंड देख लें, तो शिशुनाग वंश के बाद में नंद वंश आया। तो 344 से 324 बीसी तक कालखंड होता है। महापद्मनंद इसका संस्थापक होता है, ठीक है। इससे भी संदर्भित कुछ यहाँ पे विवाद देखने को मिलते हैं। पुराणों में ये
लिखा गया है कि नागवंश का अंतिम शासक महानंदिन था, उसी का पुत्र जो है महापद्मनंद था, और वो जो है शूद्र स्त्री से उत्पन्न हुआ। मतलब ये दिखाया गया है कि जो नंद वंश के शासक थे वो मतलब निम्न कुल से थे। ये चीज़ें आपको भी पता हैं। तो ये चीज़ें कहाँ वर्णित है? पुराणों में, ठीक है। लेकिन पाली ग्रंथ में ये वर्णित है कि उग्रसेन जो है वही संस्थापक रहा है नंद वंश का। लेकिन ये पाली ग्रंथ में वर्णित है। लेकिन जो ऐतिहासिक रूप से मतलब जो सर्वसम्मति से माना जाता है वो कौन? तो यही महापद्मनंद जो है इसका संस्थापक है, ठीक है। आप कहीं कहीं महानंदिन भी देखेंगे, जो महानंदिन का पुत्र ये महापद्मनंद होता है, ठीक है। लेकिन महापद्मनंद जो है इसका मतलब नंदवंश का वो होता है, ठीक है। और चलिए अब ये आप मगध साम्राज्य के जितने भी शासक हुए उस सब में सबसे शक्तिशाली शासक यही महापद्मनंद ही होता है। इसने क्या किया कि सर्वप्रथम कलिंग पे आक्रमण किया, ठीक है। कलिंग जो है उसकी आर्थिक महत्ता बहुत ज़्यादा थी, व्यापारिक महत्ता बहुत ज़्यादा थी, और वहाँ से जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा ही था कि मतलब वहाँ से जो व्यापारिक मार्ग वहाँ से खुलते थे, तो उसके चलते मतलब कलिंग जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मतलब जगह हुआ करता था, राज्य हुआ करता था, जिसको जीतना काफ़ी महत्वपूर्ण था किसी भी राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए, साम्राज्यवादी विस्तार के लिए, ठीक है। तो इसने ही पहली बार कलिंग पे मतलब आक्रमण किया और उसे मतलब जीता, और कलिंग को पहली बार इसने जीता, और वहाँ पे जो है प्रथम बार नहर खुदवाया, वहीं पे नहर खुदवाया। ये भी क्वेश्चंस बनता है। तो यही महापद्मनंद ने, और इसकी जानकारी हमें मतलब खारवेल जो मतलब कलिंग का शासक था उसका एक हाथी गुम्फा अभिलेख है, उससे इसकी जानकारी हमें मिलती है। और फिर इसी से मतलब हाथी गुम्फा लेख से ही जानकारी मिलती है कि महापद्मनंद ने क्या किया कि अपने विजय के उपलक्ष्य में वहाँ जिनसेन की मूर्ति को वहाँ से मतलब मगध उठा के लेके आया। और जिनसेन की मूर्ति जो है वो जैन धर्म से संदर्भित जिनसेन है, तो उनकी मूर्ति को उठा के ये मगध में लेके आया है, ठीक है। और पुराणों में इसी को एक छत्र बोलते हैं या एक राट बोलते हैं, इसी को सर्व छत्रांतक बोलते हैं, मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला। तो ये सबसे महत्वपूर्ण शासक ये था, ठीक है। तो ये जो है मतलब जो हमने पिछले क्लास में देखा था, तो जो साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार करने वाला तो यही था, मतलब सबसे ज़्यादा शासक शक्तिशाली में महापद्मनंद ही था। और पाणिनि जो है, पाणिनि का अष्टाध्यायी हमने पढ़ा था, प्रथम संस्कृत व्याकरण की जो पुस्तक थी, काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इसके मित्र थे, इसी के मतलब महापद्मनंद के ही मित्र थे पाणिनि, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए मैंने इसको भी शामिल किया है। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट जो शासक है धनानंद, ठीक है। अब धनानंद आता है, तो धनानंद जो है वो अंतिम शासक भी बनता है। इसके बाद में फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। तो नंद वंश का यही मैंने लिखा कि नंद वंश का अंतिम शासक यही है, और इसी को आगे चल के 323 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मतलब इसी की हत्या करके मतलब आक्रमण किया और धनानंद की हत्या की, और उसके बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब देखिए ग्रीक लेखक जो है इसको अग्रमीज या जेंड्रमीज के नाम से मतलब अपने साहित्यों में इसका वर्णन करते हैं। इसका नाम धनानंद का अग्रमीज या जेंड्रमीज रखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी हैं। अब सिकंदर का जो आक्रमण हुआ वो इसी के समय में हुआ, जो कि ब्यास नदी से उसकी सेना पार करने से मना कर दी, और उसमें कारण यही था कि धनानंद के पास विशाल सेना थी। तो वो भी कारण रहा कि उसकी सेना ने देखा कि मतलब भय से भी उसने मना कर दिया, तो नंद साम्राज्य पर आक्रमण नहीं कर पाया था सिकंदर। तो सिकंदर का आक्रमण भी इसी के समय होता है। इसके समय जो दो इसके जैन अमात्य थे उससे संदर्भित क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं। वो कौन कौन थे? स्थूलभद्र और सटकाल, ये जो थे अमात्य थे, जैन अमात्य थे, ठीक है। अब इसमें थे वर्ष, उपवर्ष, वररुचि, कात्यायन, ये सारे विद्वान थे जो नंद वंश से संबंधित रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे जो है मगध काल में, तो मगध से संदर्भित जो भी वंश हैं उसकी चीज़ें हमने पढ़ी। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम यही देखते हैं कि ये पूछते हैं
कि वंशों का क्रम ये हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपको जैसा कि जानते हैं हरियंक वंश, उसके बाद में फिर कौन, शैशुनाग वंश, उसके बाद हमें नंद वंश, और उसके बाद फिर मौर्य वंश। ये तो जानते ही हैं। अगर पुराणों के अनुसार देखें तो यहाँ पे आएगा बृहद्रथ वंश, ठीक है। ये लेकिन ये ऐतिहासिक रूप से देखिएगा तो ये हरियंक वंश से शुरुआत हुई, ठीक है। तो ये क्रम सजाने को दे देते हैं, तो ये भी चीज़ें आप देख लें, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इस क्लास का समापन हम यहीं करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में हम और आगे इसको लेके चलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।